हेलो गाइस, दिस इज बी चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th में फिजिक्स का वेक्टर जो चल रहा है आपका। नेक्स्ट टॉपिक आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। तो देखो आप पढ़ चुके हो एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और इसमें कुछ ऐसे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। और इस पर मोशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस पर कुछ न्यूमेरिकल भी कैसे फाइंड करते हैं, कैसे मोशन का कॉन्सेप्ट वेक्टर में कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी सीखेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन की बात करें। देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन हम पढ़ चुके हैं, ज्यादातर मैग्नीट्यूड फाइंड कर चुके हैं। r = रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos थीटा। अब यहां पर देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन की अगर बात करो, जैसे मान लो कि आपका एक x एक्सिस y एक्सिस है। अगर x एक्सिस में हमारा जो वेक्टर है वो है ax और y एक्सिस में जो वेक्टर है वो है ay, ax और ay, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? अगर हम ये बात करें, देखो ये एक वेक्टर हो गया इधर, एक वेक्टर हो गया ay y एक्सिस में, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा r, उसकी अगर बात करें वो क्या होगा? वेक्टर r। अगर ये यहां से थीटा एंगल बना रहा है, x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है। आप देख रहे हो वेक्टर a और b की तरह अगर सोचो तो a और b के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब जो भी आएगा ax और ay के टर्म में आएगा, मतलब इन दोनों का एडिशन होगा। वेक्टर r = वेक्टर ax प्लस ay, ax प्लस ay। और x एक्सिस में यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस में यूनिट वेक्टर j कैप। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन का जो फार्मूला होगा सीधा सीधा ax i कैप प्लस ay j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करो, मैग्नीट्यूड ऑफ r = क्या हो जाएगा? रूट ऑफ ax² प्लस ay²। सिंपल मीन्स r = रूट ऑफ ax² प्लस ay²। ये रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, एक्सिस में बात करो ax x एक्सिस और y एक्सिस परपेंडिकुलर एक दूसरे से होता है, तो यहां पर रिजल्टेंट फाइंड करेंगे अगर इस तरह से, तो ax² प्लस, अब थीटा फाइंड करना है अगर, तो tan थीटा = क्या हो जाएगा भाई? अब सोचो एक इस y एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब ये अगर ay है तो इस वेक्टर को भी ay बोलेंगे, पैरेलल वाले को ay, मतलब परपेंडिकुलर ए भी ay होगा। ये चीजें छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक में मैं कवर कर रहा हूं। तो tan थीटा = परपेंडिकुलर क्या है आपका? ay डिवाइड बाई ax। तो इस तरह से आप tan थीटा या थीटा = क्या हो जाएगा? या इंप्लाइज दैट थीटा = tan इनवर्स ay डिवाइड बाई ax। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, किसका डायरेक्शन? रिजल्टेंट का। कहां से? x एक्सिस से। थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम x एक्सिस। तो इस तरह से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन में आप सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। r = रूट ऑफ ax² प्लस ay²। ठीक है ना। थीटा = tan इनवर्स i j क्या आ रहा है? x एक्सिस पर यूनिट वेक्टर i ले लिया जाता है, y एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? j लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो देखिए दूसरा टॉपिक हम ले रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D स्पेस भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D में कैसे होगा? मींस हमने जो देखो एक डायग्राम में x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, कोई भी ले सकते हो। यहाँ भी y कर सकते थे, यहाँ z कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। x एक्सिस हो गया, अगर ये z हो गया तो इसके परपेंडिकुलर तीसरा क्या आएगा? y एक्सिस आएगा। अगर ये y हो जाता है इसके परपेंडिकुलर आता तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर OX, OZ, OY, अगर यहाँ पर हम एक रिजल्टेंट वेक्टर ले रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा A, रिजल्टेंट वेक्टर A है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आपका A है
यहाँ से इसको मिला दें। अगर सोचो रिजल्टेंट वेक्टर ए हुआ तो ओ आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसकी कहानी यहाँ से समझना। ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ओ आर इज इक्वल टू, वेक्टर का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखो कि अगर हम ओ टी की बात करें, ओ टी वेक्टर प्लस, अगर एक वेक्टर ये होता ऐसे, यहाँ एरो लगा होता, एक वेक्टर ये होता ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट आप कैसे लिखते? देखो ओ टी अगर ऐसे होता, अगर ओ आर ऐसे है, आर टी ओ, तो इसका रिजल्टेंट तो आप ये लिखते ना। तो इस तरह से अपने दिमाग में इस चीज को फीड रखो कि ये एडिशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर ओ टी हो गया, ओ टी एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर हो गया टी आर वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? ओ आर आएगा। तो ओ आर इज इक्वल टू हमने लिख दिया ओ टी प्लस टी आर। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, अभी तो हमें ये जो ओ आर है, अब इसके तीन कंपोनेंट बन रहे हैं। एक तो एक्स एक्सिस में क्या जाएगा, ए एक्स जाएगा, एक ओ जेड में क्या जाएगा, ए जेड जाएगा वेक्टर, ओ वाई में क्या आएगा, ए वाई वेक्टर आएगा। तो हमने तीनों को लिख लिया, लेकिन क्या ओ टी और टी आर ए एक्स ए वाई ए जेड को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो ओ टी अगर देखो आप, ओ टी जो वेक्टर है, ओ टी तो ए एक्स है, ना तो ए वाई है, ना ही ए जेड है। और टी आर भी ना तो ए एक्स है, ना ए वाई है, ना ए जेड है। तो हमें ए एक्स ए वाई ए जेड में रिलेशन चाहिए। अगर अब हम ओ टी की बात करें, ओ टी की बात करो, ओ टी इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देते। नाउ ओ टी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? देखो एक वेक्टर ये हो गया आपका ए वाई वेक्टर, और एक वेक्टर आपका ए एक्स इधर जा रहा है, ए एक्स वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? इसके बीच में, इसके बीच में होगा इसका रिजल्टेंट। तो यहाँ पर ओ, यहाँ पर टी दिया हुआ है, और ये आपका ए एक्स वाली लाइन है, और ये ए वाई वाली लाइन है। इसका मतलब ओ टी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर। ध्यान से समझना। अब यहां से ओ क्यू वेक्टर की जो उसका वेक्टर है, वो क्या दिया है, ए वाई दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। ए ओ पी क्या दिया हुआ है, ए एक्स दिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमें ओ टी वेक्टर की वैल्यू ए एक्स और ए वाई में मिल गई। अब बात आती है टी आर की। टी आर वेक्टर देख रहे हैं आप कि ए जेड वेक्टर के पैरेलल है। इसका मतलब ए जेड टी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एस वेक्टर हो जाएगा। पैरेलल का कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यहां पर ओ टी वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी, टी आर वेक्टर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओ एस वेक्टर इज इक्वल टू ए जेड वेक्टर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू ले चल के इसमें पुट करो। ओ आर वेक्टर है क्या, ए है, तो वेक्टर ए लिख दिया इज इक्वल टू ओ टी की जगह पे क्या लिखेंगे, ओ टी की जगह ए वाई प्लस ए एक्स, या ए एक्स प्लस ए वाई आ जाएगा। अब इसके बाद टी आर वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, टी आर की जगह ए जेड लिख देंगे, ए जेड वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्मेशन रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये हो गया। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ, अच्छा यूनिट वेक्टर लिखना चाहिए, बोला वेक्टर के साथ आई जे एंड यहाँ क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ए का। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D का जो कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरह से डिराइव होता है अगर पूछा जाता है तो। ये छोटी सी बात थी। चलिए अब एक शानदार टॉपिक जिस पर न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस। सबसे पहले कंसीडर करो कि एक ऑब्जेक्ट 3D स्पेस में है। एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर सबसे पहले
मान लो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब अगर इसका r पोजीशन वेक्टर है, इसके बिहाफ पर इसकी पोजीशन x से, y से, z से कितनी होगी? अगर हम इस पे बात करें तो, अगर हम इस पे बात करें कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाएगा ये, ठीक। ये अब देखो, अगर इस पोजीशन की बात करें, मान लो पॉइंट हो गया P, तो इसका पोजीशन वेक्टर, अभी हमने 3D का पोजीशन वेक्टर निकाला, उसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या देखा, R की जो पोजीशन है वो क्या होगी। मान लो कि ये आपका X है, इसका मैग्नीट्यूड, और ये इसका Y मैग्नीट्यूड है, और इसका Z मैग्नीट्यूड है। तो तीनों से जो पोजीशन आप लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। x y z वेक्टर नहीं लिखा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। वेक्टर अगर लगाएंगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, मल्टीपल कोफिशिएंट के फॉर्म में, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब ये तो हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। पोजीशन उसकी क्या, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की सीधी पोजीशन, स्ट्रेट लाइन में पोजीशन बता रहे तो वह इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, ये डिस्प्लेसमेंट r इज इक्वल टू, ये इक्वेशन भी हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट का। अगर ये बताना है कि ये पार्टिकल किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से मूव करके गया होगा, तो किस वेलोसिटी से गया होगा, तो इस इक्वेशन को मान लो ये पोजीशन वेक्टर का या डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो फर्स्ट हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट, आपने मोशन इन 1D में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो d बाई डी टी, डिफरेंशिएशन का सिंबल टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इंटू आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी इंटू जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी इंटू के कैप। तो आप देख रहे हैं डी आर बाई डी टी, डी, अगर आर आपका डिस्प्लेसमेंट है तो डी आर बाई डी टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पर डी आर बाई डी टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो एक्स एक्सिस में मूवमेंट है वो कितनी है, ये डी एक्स बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको हम वी एक्स लिख देंगे। आई कैप डी वाई बाई डी टी, मतलब उस ऑब्जेक्ट की वाई में क्या पोजीशन है, तो वी वाई जे कैप प्लस डी जेड, जेड एक्सिस में क्या पोजीशन है, तो वी जेड के कैप। ये आपको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया वेक्टर फॉर्म में, सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि किस एक्सेलरेशन से x में, किस एक्सेलरेशन से y में और किस एक्सेलरेशन से z में गया होगा, तो क्या करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर डिफरेंशिएट इट, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन के बाद भाई साहब dv बाई डी टी इज इक्वल टू dv x बाई डी टी इंटू आई कैप प्लस dv y बाई डी टी जे कैप प्लस dv z बाई डी टी के कैप। अब सोचो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन पर वेक्टर लगा दिया। dv x रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन x एक्सिस, इसका मतलब एक्सेलरेशन इन x एक्सिस इंटू आई कैप प्लस dv y बाई डी टी एक्सेलरेशन इन y एक्सिस इंटू जे कैप प्लस एक्सेलरेशन इन z एक्सिस इंटू के कैप। तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल गया आपको। एक्सेलरेशन एज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। आइए इस पर एक दो प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमने लिया, इफ डिस्प्लेसमेंट r इज इक्वल टू टी क्यू पाई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 3t के कैप, देन फाइंड फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड।
ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है कि देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एक्सीलरेशन का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले डी आर इज इक्वल टू क्या है, टी क्यूब आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 3t के कैप। सबसे पहले हमें फाइंड करना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1। तो r इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 मीन्स आई कैप, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। t की वैल्यू 1। तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i का कोफिशिएंट कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स, और ये r रूट ऑफ r स्क्वायर होगा तो r इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस 4 प्लस 9 14, रूट ऑफ 14 मीटर बोल सकते हो, आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड के लिए, वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट करना है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया वही करना है। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या लिखेंगे आप, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का 2t होगा तो 2 इंटू 2 4t जे कैप प्लस टी का 1 हो जाएगा तो 3 के कैप। अब आपको डी आर बाई डी टी मतलब ये वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया। अगर ये वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया तो देखो क्या करना है। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या मिला, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप प्लस 3k कैप। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बना देते हैं इसको। अब देखिए इसमें वैल्यू कितनी पुट करनी है, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब t की वैल्यू इसमें 1, अभी केवल वेलोसिटी का इक्वेशन बनाया, इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड नहीं किया। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करो तो v इज इक्वल टू मिलेगा, t की वैल्यू 1 तो 3 आई कैप, t की वैल्यू 1 प्लस 4 जे कैप प्लस यहाँ t है नहीं तो 3 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे तो v वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड इसका v आएगा तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25 प्लस 9 34, रूट ऑफ 34 मीटर पर सेकेंड आपको वेलोसिटी मिल चुकी है। तो देखिए वेलोसिटी मिल गया। अब हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के लिए कौन सा इक्वेशन देखेंगे हम, वेलोसिटी का इक्वेशन देख लीजिए आप, सीधा सीधा सेकंड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन में को डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्सीलरेशन का इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए, ये तरीका होगा। तो वेलोसिटी, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट। तो ये प्यारा सा तरीका है, कुछ खास बात है नहीं। तो dv डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t इंटू आई कैप प्लस 4 कांस्टेंट है t का 1 हो जाएगा इंटू जे कैप प्लस, अब ये देखो यहाँ पर t है ही नहीं, मीन्स मतलब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dv बाई डी टी को क्या लिखेंगे आप, वेक्टर है, एक्सीलरेशन हो जाएगा 3 2 6 t आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब यहाँ से एक्सीलरेशन, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लोगे, a इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 36 प्लस 16, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास रूट ऑफ 52, रूट ऑफ 52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका इस तरह से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है 3D का
वो मोशन का कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक टॉपिक हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर में छूटा हुआ था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो डेरिवेशन पढ़ा था वही डेरिवेशन इसका भी होता है, सेम डेरिवेशन होता है, सेम फार्मूला वही आएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डेरिवेशन तो सेम है, फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों के स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है कि ये लॉ कह रहा है कि दिस लॉ स्टेट दैट टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर हम पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड ले रहे हैं, उसका दो वेक्टर का एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों को ड्रॉ किया जा रहा है। डायग्राम समझने की कोशिश करना। ये हमारा एक वेक्टर मान लो हो गया ए, वेक्टर ए, और इसी पॉइंट से दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है, वेक्टर यहां पे ले लिया वेक्टर बी, एक ही पॉइंट से पॉइंट। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल्स। सबसे पहले अगर ये वेक्टर बी है, एक तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन। लो भैया हमने पैरेललोग्राम बना दिया। अब देखें आप, ए और बी दो वेक्टर हैं, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होता है? थीटा होता है, हमने पढ़ा है। ए और बी के बीच का एंगल थीटा होता है। अब ये कह रहा है कि देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। कह रहा है इसका जो रिजल्टेंट है ये इस पैरेललोग्राम की डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। चलो भैया इसको हमने कर दिया, मतलब ये आर हो गया रिजल्टेंट। अब वेक्टर ए से, मतलब ए एक्सिस या एक्स एक्सिस से ए से कितना एंगल बना रहा है ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम अल्फा लिखा करते थे। आपको याद होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने क्या किया था, इस तरह से दो वेक्टर बनाए थे और इसको आगे बढ़ा करके थोड़ा सा हमने इसको परपेंडिकुलर मिला दिया था। तो अगर ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसकी पैरेलल वाली जो ये लाइन है ये भी तो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर ये बी है और इसको आगे बढ़ाओ तो ए जा रहा है, तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। ऐसा ही तो आपने किया था, बस ये नहीं था। तो इसीलिए इसका जो फार्मूला होता है, इसका मैग्नीट्यूड R इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ही लिखा जाता है। ये इसका फार्मूला हो जाता है। तो इस डायग्राम से चाहे आप स्टेटमेंट लिखें या इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर आप डायग्राम बना सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना, R इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अब यहां पर अल्फा क्या है? अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कहां से? वेक्टर ए से ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम tan अल्फा कैसे फाइंड करते थे? tan अल्फा का फार्मूला अगर याद करो, tan अल्फा इज इक्वल टू हमने क्या डिराइव किया था? वही b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। डायरेक्शन इसी तरह से आपको फाइंड करना है। तो इसके बिहाफ पर बहुत सारे केस बनते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू में चेंज आ जाए, जैसे जो स्पेशल केसेस हैं 2-3, वो हमें यहाँ पे जानना होगा। क्या जानना है? इस फर्स्ट केस देखें अगर आप, देखिए फार्मूला अपना वही रहेगा। क्या रहेगा? R इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू tan alpha is equal to, alpha is the direction of resultant, R is the magnitude of resultant, tan alpha is equal to b sin theta divide by a plus b cos theta स्वाहा। तो यहाँ पे केस फर्स्ट क्या लिया गया? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मैं इतना ही लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि जब द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0 डिग्री। आप समझे ना, इतना तो समझ सकते हो यार।
थीटा क्या है? एंगल बिटवीन दो वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अगर दो वेक्टर के बीच कोई एंगल ही ना हो, अगर ये 0 डिग्री हो जाए तब क्या हो जाएगा? मतलब कैसे डायग्राम इसका बनेगा, वेक्टर कैसे बनेगा? एक वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर बी हो गया। देख लो, इसका हेड इसका टेल, तो हेड और टेल मिलते हैं जब हेड और टेल के मिलन से एडिशन हो जाता है, एडिशन हो जाता है भाई, सीधा सीधा a प्लस बी आ जाएगा। चलिए a प्लस बी कैसे आएगा, इस फार्मूले से देख लो। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो इसका r क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा? r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ cos 0 की वैल्यू 1, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1। तो ये क्या बन गया? रूट ऑफ r a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट के अंदर है स्क्वायर हटा दो, r इज इक्वल टू a प्लस बी। सीधा 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 आप ऐड कर दो, कब? जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो। इसका tan अल्फा निकालो। डायरेक्शन के लिए बात करो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? फार्मूला ये सामने है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? b sin 0 डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस 0। तो tan अल्फा इज इक्वल टू साइन 0 0 होता है, 0 बाई कुछ भी हो 0 हो जाएगा। अब ये अल्फा 0 कब होता है? इसका मतलब उसका रिजल्टेंट भी कहाँ बनेगा? उसी लाइन पे बनेगा। इसका रिजल्टेंट यही तो हो जाएगा ना, ये रिजल्टेंट भी इसी लाइन पर ही होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। चलिए दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस ये बोला गया कि अगर थीटा की वैल्यू को हम क्या कर दें? 90 कर दें। ठीक है, तो देखिए क्या चेंज आ जाएगा, क्या चेंज आ जाएगा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू को 90 कर दें, थीटा की वैल्यू 90 का मतलब द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b इज 90 डिग्री। तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सीधा सीधा इस तरह से रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो, कब? जब दोनों के बीच एंगल कितना हो? 90 डिग्री। tan अल्फा फाइंड करो इसका अगर tan अल्फा फाइंड करोगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन 90 डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस 90। मीन्स ये तो 0 हो जाएगा, cos 90 0 होता है, sin 90 1 हो जाएगा। मीन्स tan अल्फा इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a बन रहा है। मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो देखो अगर एंगल इस तरह से अल्फा है, अल्फा एंगल इस रिजल्टेंट का बन रहा है, इसका मतलब ये b परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका बेस हो गया। मतलब वेक्टर का जो डायग्राम बनेगा, इस केस का जो डायग्राम बनेगा वो कैसा रहेगा? अगर एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा, तो इसका रिजल्टेंट कैसा आ रहा है? ये आ रहा है। तो इसका ये डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से। ये एंगल कितना आ रहा है इस केस में? ये एंगल कितना आ रहा है? b बाई ए आ रहा है। अल्फा की वैल्यू b बाई ए आ रही है, दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो डायग्राम भी वेक्टर का बनाना आना चाहिए साथ में। चलो तीसरा केस, लास्ट केस ले लेते हैं इसका। लास्ट केस में कहा जाएगा 180 डिग्री। ठीक है ना? चलो तीसरे केस में, केस थर्ड, तीसरा केस लड़ते हैं और जीतते हैं इसको। और देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। सबको पता है cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 की वैल्यू -1। कैसे? cos 90 प्लस 90, cos 180 को cos 90 प्लस 90 लिखो, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन 90 होगा, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो -1। तो r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसी का फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? r इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या कर सकते हैं? a माइनस बी कर सकते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे इसका डायग्राम कैसे बनेगा सर? ये देखो, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर ये हो गया तो अल्फा कैसे निकाले सर? चलो निकाल लेते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 180 डिग्री डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहां से b साइन 180 डिग्री क्या हो जाएगा? 0। साइन 90 प्लस 90 कॉस 90 0 हो जाएगा। 0 डिवाइड बाई कोई भी वैल्यू हो, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 0 डिग्री हो गई। इसका मतलब फिर इसी लाइन पर कहीं इसका रिजल्टेंट बनेगा, है कि नहीं? फिर इसी लाइन पर इसका कहीं रिजल्टेंट आएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये 3 केस थे पैरेललोग्राम लॉ पर बेस्ड। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर प्यारा सा। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया प्यारा सा इस पर बेस्ड। है क्या क्वेश्चन ये कि इफ ए वेक्टर ए हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड 3, अच्छा वेक्टर ए की वैल्यू 3 दी हुई है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। मतलब सबसे पहले तो भैया हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये अपना हो गया एक्स एक्सिस और ये अपना हो गया वाई एक्सिस। वाई बोला नहीं है कहीं, लेकिन बना भी दिया। तो देखो 30 डिग्री एट एन एंगल, वेक्टर ए जो है हमारा एक्स से 30 डिग्री पे है, एक्स से 30 डिग्री पे है, ठीक है। ये अपना वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 3, अभी बाद में देखेंगे। ये एंगल किस पर है? 30 डिग्री पे, एक्स। अच्छा, अब दूसरा जो है इसी में कहा एंड वेक्टर बी हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड 4, बी का मैग्नीट्यूड 4 एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इसी एक्स एक्सिस से 120 डिग्री, ये 90 है, यहाँ से 90 हो गया तो 120 लगभग इधर आएगा। वेक्टर बी एक्स से ये पूरा एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। वेक्टर ए वेक्टर बी, इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा इसी बीच में कहीं आएगा। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है r इज इक्वल टू, तो ठीक है, r इज इक्वल टू रूट ऑफ, हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन थीटा है क्या, ये जानना है। थीटा होता क्या है? ए और बी के बीच का एंगल होता है। तो ए और बी के बीच कितना एंगल बनेगा? ये पूरा 120 बन रहा है, ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा? 90। वाओ, क्या बात है, ये 90 डिग्री आ गया। थीटा की वैल्यू हमें 90 मिल गई। अब हम चाहे आर निकालें, और ए दिया है कितना? ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है। क्वेश्चन ट्रिकी था लेकिन कितना आसान था, देखो आप। ए की वैल्यू 3 ऑफ स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90 डिग्री। अब देखो भाई, ए और बी के बीच का केस लगा सकते थे सीधा कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस 90 ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। तो रूट ऑफ 3 स्क्वायर क्या हो गया? 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो आर इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया? 5। अब हमें क्या फाइंड करना रहता है? डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे? डायरेक्शन मतलब इस रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कितना होगा? तो tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा इज इक्वल टू हम लिखेंगे b बाई ए, लिखेंगे ना? b बाई ए लिखेंगे सीधा सीधा, या b साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी साइन 90 आ जाएगा, तो b डिवाइड बाई ए ही आएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b बाई ए करो, b कितना? 4 डिवाइड बाई 3। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा। देखो tan अल्फा 4/3, अल्फा इज इक्वल टू tan इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू हमें कितनी है? 53 डिग्री। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन इस पर करें। तो आप आज ने पढ़ा, आज आपने क्या पढ़ा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन,
3D उस पर न्यूमेरिकल किया, मोशन ऑफ पार्टिकल का कॉन्सेप्ट सीखा और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट देखा आपने। तो आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।